इस बार फिर आप सबों का हमारे YouTube चैनल द मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको बहुत चीज़ बताए हैं, फर्स्ट यूनिट आपका समाप्त हो गया है। फर्स्ट यूनिट जो आता है उसके अंतर्गत आता है रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन और इन्वर्स। तो फर्स्ट यूनिट समाप्त होने के बाद आज हम आपको वैसा ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो ऑब्जेक्टिव 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में ही नहीं, वो STET एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। STET एग्ज़ाम का मतलब होता है सीनियर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये होता है उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन ढेर सारा पूछता है। अगर आप STET का तैयारी करते हैं तो देखिएगा, अब की बार जो एग्ज़ाम हुई है उसमें देखिएगा बाइनरी ऑपरेशन से जो क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछा है। तो वो बाइनरी ऑपरेशन भी इसी यूनिट के अंतर्गत आता है। इसलिए हमने सोचा जो ये ऑब्जेक्टिव अगर बता देंगे तो बहुत फ़ायदा होगा STET जो तैयारी करते हैं और 12th का जो एग्ज़ाम देंगे वो छात्र, उसके लिए भी ये लाभकारी है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, टीचर का जो कोई तैयारी करते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो वो उसका कैटेगरी होता है। एक होता है प्राइमरी, जिसको आप प्रारंभिक शिक्षक बोलते हैं। दूसरा होता है कि मिडिल टीचर, जिसको कि आप बोलते हैं वो मध्य विद्यालय सब में जो होता है। तीसरा होता है आपको कि वो होता है, ये तो सीनियर टीचर हो जाता है उच्च माध्यमिक के लिए। तीसरा होता है माध्यमिक। तीसरा क्या होता है? माध्यमिक, सेकेंडरी स्कूल के लिए। तो 4 लेवल में होता है और ये सबसे हाई में हो जाता है। इसमें ये अगर आप क्वालिफाई करते हैं, इसके माध्यम से आप 10+2 का मतलब टीचर बनिएगा, 10+2 के लिए। उसमें ये सब चैप्टर से काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए हम उसको भी ऐड कर दिए। तो 12th के लिए तो है ही, उसके लिए STET एग्ज़ाम का जो तैयारी करेगा उसके लिए भी है। तो आज जो हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बार बार क्वेश्चन पूछता है। आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए प्रीवियस ईयर का और देखिए उसमें रहता है कि नहीं रहता है इससे संबंधित। और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही। तो देखिए इसमें हम बताए हैं, इस तरह से हम आपको बताएंगे आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ये रिलेशन से उठाया गया है। पहला यूनिट जो है उसमें पहला चैप्टर रिलेशन आता है और रिलेशन से उठाया गया है। ये आर रिलेशन को व्यक्त करता है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है आर जो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। आर अगर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तब आर जो है ए से बी में एक रिलेशन कहलाता है। अगर किसी एक सेट पर होगा, जैसे ए पर होगा तो आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए, तब आर ए पर रिलेशन होगा। यहाँ आर का ये एलिमेंट है और आर में जब भी एलिमेंट होगा तो ऑर्डर्ड पेयर में होता है, क्रमित युग्म में होता है, इसलिए ये युग्म में लिखा हुआ है। अब इस रिलेशन को देखना है, सेट ए पर जो है ये कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले जानिए सेट क्या है। सेट है ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4। तो ए क्रॉस ए रिलेशन में जब भी होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो ए क्रॉस ए में 4 चौके 16 एलिमेंट होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में जितना होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसमें 4 एलिमेंट है तो ए क्रॉस ए 4 गुना 4 16 एलिमेंट। उस 16 एलिमेंट में से ये एलिमेंट लिखा गया है, ये 5 एलिमेंट दिया है, इसलिए आर सबसेट हो गया ए क्रॉस ए का। इसका मतलब आर जो है ए पर क्या है? एक रिलेशन है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, हिंदी है स्वतुल्य। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है ऑन रिलेशन, खुद से खुद का रिलेशन। मतलब उस सेट में जितना एलिमेंट रहेगा उसका खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए। जैसे इसमें 1 2 3 4 है तो उस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 ये चारों रहना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आप एलिमेंट दे भी सकते हैं उस 16 में से और नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन 1 1 2 2 3 3 4 4 अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। इसके अतिरिक्त आप 16 में से दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 देने के बाद आपके पास 12 एलिमेंट शेष बचेगा, उसमें से आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 का होना जरूरी है। क्या इसमें है? नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, कट गया। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है ए का रिलेशन अगर बी से होता है तो बी का रिलेशन भी ए से होगा। ए अगर बी की का भाई है तो बी भी ए का क्या होगा? भाई होगा। ए बी की बहन है तो बी भी तो ए की बहन। तो ये सब रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है।
परपेंडिकुलर का रिलेशन, एक रेखा अगर दूसरे पर लंब है तो दूसरा भी पहला पर क्या होगा, लंब होगा। परपेंडिकुलर का रिलेशन सिमेट्रिक होता है। एक लाइन अगर पैरेलल है दूसरी लाइन का तो दूसरा भी लाइन पैरेलल होगा किसका, पहला लाइन का। ये सब रिलेशन जो है क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अर्थात यहाँ 1 3 है तो 3 1 कहाँ है, 4 2 है तो 2 2 4 है, 2 3 है तो 3 2 कहाँ है, नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब होता है ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से। जैसे ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो ए छोटा होगा किससे, सी से। तो छोटा का संबंध क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। बराबर का भी संबंध आपको ट्रांजिटिव होगा, बराबर का तो इक्विवेलेंस होता है। तो ये ट्रांजिटिव में देखिए हम चेक करेंगे 4 2 2 4 4 4 नहीं है, कहीं है इसमें, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये तीनों रिलेशन जब नहीं हुआ तो नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है ए इक्वल टू है 1 2 3, तो 1 2 को शामिल करने वाले कितने तुल्यता संबंध परिभाषित हो सकते हैं। तुल्यता संबंध का मतलब होता है, इंग्लिश होता है उसका इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई रिलेशन अगर इक्विवेलेंस होता है इसका मतलब वह रिलेशन आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा। कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है तो ऐसा रिलेशन आपको इक्विवेलेंस होता है। तो यहाँ कह रहा है जितना भी रिलेशन बनेगा उसमें 1 2 कंटेन होगा, 1 2 को रखना अनिवार्य है। तो 1 2 को अगर रखना अनिवार्य है तो देखिए कैसे ये इसका आंसर 2 लिया है, ये हम दिखाते हैं आपको। यहाँ थोड़ा समझ लीजिए कि 1 2 रिलेशन बनाना है आपको क्या, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब 1 1 2 2 3 3 तो देना ही पड़ेगा। दीजिए आप 1 1 2 2 3 3 दे दिए, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद कह रहा है इसको रखना ही पड़ेगा, आप 1 2 दीजिए। जब 1 2 दीजिएगा तो 2 1 देना ही पड़ेगा। अगर 2 1 नहीं दीजिएगा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, असिमेट्रिक नहीं होगा तो इसकी इक्विवेलेंस कहाँ से होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना जरूरी है, उसमें से कोई एक नहीं होगा तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। इसलिए 1 2 दिए तो 2 1 दिए, देना पड़ेगा। अब देखिए ये आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, 1 2 2 1 तो 1 1 देखिए ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया तो इक्विवेलेंस हो गया, एक कंडीशन हो गया। अब ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा आपको, 3 गुना 3 9 एलिमेंट होगा। कितना एलिमेंट होगा, मतलब ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट होगा, 9 एलिमेंट होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जितना एलिमेंट रहता है उसको गुना कर देते हैं, ए गुना ए। इसमें 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 एलिमेंट में से आप 3 2 5 एलिमेंट लिख लीजिए। फिर एक रिलेशन बनाते हैं हम, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 तो देना पड़ेगा, 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक 1 2 2 1 ये तो देना ही पड़ेगा, ये दीजिएगा तो ये तो देना ही पड़ेगा, सिमेट्रिक भी हो गया। अब अगर इतना ही छोड़ दीजिएगा तो दोनों में कोई फर्क है नहीं है, कुछ एलिमेंट बढ़ाइए। 9 एलिमेंट जो होगा तो उसमें 1 3 3 1 2 3 3 2 भी होगा, 5 एलिमेंट, और उधर 4 एलिमेंट रेस्ट बच रहा है। तो 1 3 3 1 2 3 3 2 में से कोई एक एलिमेंट दीजिए, जो देना है दीजिए। तो इसमें हम दे देते हैं जैसा कि 1 3 दीजिएगा तो यहाँ 3 1 देना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए। अब देखिए अगर ये ट्रांजिटिव है तो ठीक है, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है, 2 का 1 से, 1 का 3 से, तो 2 का 3 से है तो 2 का 3 से देना पड़ेगा। 2 का 3 से दिए, ट्रांजिटिव हुआ तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, सिमेट्रिक के लिए 3 2 देना पड़ेगा। अब आपके पास एलिमेंट ही नहीं है, देखिए इसमें 9 एलिमेंट हो गया, आराम 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब 2 ही आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। इसलिए आंसर क्या दिए हैं, 2 से ज़्यादा नहीं बनेगा। आपके पास एलिमेंट ही नहीं है तो कहाँ से आप बनाइएगा, 9 एलिमेंट तो इसमें लग गया। अब है तीसरा Na, सिंपल क्वेश्चन, Na3 है, Nb2 है, तो कह रहा है A क्रॉस B। याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो दोनों को गुना कर दीजिएगा। इसका फॉर्मूले होता है Na क्रॉस B इक्वल टू Na इंटू Nb, Na इंटू Nb। Na का वैल्यू है 3 और Nb का वैल्यू है 2, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6।
अगला क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन देखिए। फिर है पूर्णांकों के समुच्चय Z पर संबंध R निम्न प्रकार से परिभाषित है। एक बात आप लोगों को हम बता देते हैं, रिलेशन का जब सवाल बनाइएगा तो R को भली भांति समझिएगा, R क्या कह रहा है, R ही रिलेशन होता है, और उसको अगर ठीक से समझ लीजिएगा तो कोई भी सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। रिलेशन में रिलेशन को समझिए, रिलेशन कह क्या रहा है। यहाँ रिलेशन कह रहा है ए बी को विभाजित करती है, मतलब पहली संख्या जो है दूसरी संख्या को क्या करती है, विभाजित करती है। ये है आपका रिलेशन। तो कह रहा है ऐसा रिलेशन, कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस होगा तो इसका मतलब तीनों हो जाएगा। किस पर है, जेड पर है। रिलेशन किस पर है, जेड पर है। जेड का मतलब हो गया पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक होता है शून्य सहित धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह, अर्थात 0 +, -1 +, -2 + -3। रिफ्लेक्सिव में होता है खुद से खुद का संबंध। तो आप जेड में से कोई भी नंबर को चूज कीजिए, देखिए वह संख्या अपने आप से विभाजित है कि नहीं है, 0 के अतिरिक्त, 0 को छोड़ करके। वैसे अगर आप ये देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव, तो हमको लगता है ये रिफ्लेक्सिव को हटा देगा, रिफ्लेक्सिव नहीं लेगा। इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं लेगा क्योंकि यहाँ है जेड पर, तो जेड में 0 भी आता है, और यहाँ कह रहा है ए बी को विभाजित करती है। तो क्या 0 0 को विभाजित करती है, 0/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। 1 1 को विभाजित करती है, 1/1 = 1, 2/2 = 1, 3/3 = 1, वो सब सही है। -1/-1 = 1, -2/-2 = 1। 0 के अतिरिक्त सब संख्या विभाजित हो रहा है खुद से, लेकिन 0 तो नहीं हो रहा विभाजित, इसलिए रिफ्लेक्सिव आंसर उसका नहीं लेगा। उसका आंसर क्या लेगा, केवल ट्रांजिटिव लेगा। उसका आंसर क्या लेगा, केवल ट्रांजिटिव। क्यों ट्रांजिटिव लेता है बताते हैं। रिफ्लेक्सिव तो कैंसिल हो गया, 0/0 अपरिभाषित, कंडीशन फेल, क्योंकि यहाँ कह रहा ए बी को विभाजित करती है, जेड पर है, जेड में 0 तो आता है। सिमेट्रिक तो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। 2 अगर 4 को विभाजित करती है तो 4 2 को विभाजित करेगी, नहीं करेगी। ट्रांजिटिव होगा, 2 4 को विभाजित करती है, 4 8 को विभाजित करती है, तो 2 8 को करती है। 0 अगर 5 को विभाजित करती है, 5 10 को करती है, तो 0 10 को भी विभाजित करती है। इस तरह से ये ट्रांजिटिव है। और ये क्या है, इक्विवेलेंस तो नहीं होगा, क्योंकि वो तीनों रिलेशन होगा तब जाके इक्विवेलेंस होगा। इसका आंसर क्या लेगा, ट्रांजिटिव। इसका आंसर क्या लेगा, ट्रांजिटिव। अब यहाँ देखिए, यदि R एक रिलेशन है ए पर, जहाँ A = है 1 2 3, तो अब रिलेशन दिया है, ये R को समझना है किस पर, A पर। तो A क्रॉस A में 9 एलिमेंट होगा, तो 9 एलिमेंट होगा, तो ये रिलेशन R है, उसमें देखिए क्या होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होगा, कहीं नहीं है, इसमें नहीं हुआ रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए 2 3 है, 3 2 है, सही बात है। 3 1 है, 1 3 कहाँ है, 2 1 है, 1 2 कहाँ है, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब ट्रांजिटिव को चेक करेंगे, 2 का 3 से है, 3 का 2 से है, तो 2 का 2 से, देखिए है। ट्रांजिटिव में होता है A का B से, B का C से, तो A का C से। और सोचिए, टोटल एलिमेंट को सोचना पड़ेगा। 2 का 3 से, 3 का 1 से, तो 2 का 1 से, देखिए है। यह स्पष्ट है, ये रिलेशन आपको क्या है, ट्रांजिटिव है। ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है, इसलिए आंसर इसका सी। फिर है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में संबंध से छोटा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है 12th एग्जाम में। से छोटा का रिलेशन केवल ट्रांजिटिव होता है, रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। रिफ्लेक्सिव में होता है खुद से खुद का संबंध, तो कोई भी डिजिट जो है प्राकृतिक संख्या में स्वयं से छोटा हो सकता है, नहीं होगा। सिमेट्रिक में देखिए, अगर 1 छोटा है 2 से, तो क्या 2 छोटा होगा 1 से, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा। 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 1 अवश्य छोटा होगा किससे, 3 से। इसलिए ये रिलेशन, छोटा का रिलेशन ओनली ट्रांजिटिव होता है, ओनली ट्रांजिटिव। सी सेट n में, n होता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। उसमें रिलेशन है ए बी सच दैट a = b-2 और b > 6। b जो है 6 से क्या है, छोटा, बड़ा है। b > 6, b जो है 6 से क्या है, बड़ा है। यहाँ कह रहा है अगर a का रिलेशन अगर b से बनता है, तो a जो है b-2 के क्या होगा, इक्वल होगा, और वह 6 से b क्या होगा, बड़ा। यहाँ देखिए b के स्थान, a के स्थान पर 2 है, b के स्थान पर 4, ये गलत हो गया।
यहाँ देखिए b के स्थान पर क्या है 8 है, सही में वो 6 से बड़ा है, तो a इक्वल टू b माइनस 2 होना चाहिए। तो a का वैल्यू क्या है 3 है, तो 8 में से 2 को घटाइए, 3 बराबर 6 हो गया। क्या ये सत्य है? चलिए यहाँ देखिए b का वैल्यू 8 है, a का वैल्यू 6 है, तो 8 इज ग्रेटर देन 6, तो a इक्वल टू b माइनस 2, तो a का वैल्यू क्या होगा यहाँ 6 और ये b का वैल्यू 8, तो 8 माइनस 2 6 बराबर 6, ये सत्य है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। वो भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर ले लेगा ये ट्रांजिटिव, इसका लेगा ओनली ट्रांजिटिव, और ये भी लेगा आपको ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव नहीं लेगा क्योंकि वो 0/0 वाला में मिस कर जाता है, 0/0 वाला में मिस कर जाता है। ठीक, देखिए फिर है ये 4 क्वेश्चन। रिलेशन सर्वांगसम मॉड्यूलो एम होता है। हम जब रिलेशन फंक्शन का क्लास पर मतलब दे रहे थे यहाँ पर, तो उसमें हम इसको सिद्ध किए हैं। जो सर्वांगसम मॉड्यूलो एम का जो रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा डी, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सिद्ध किया हुआ है। ठीक, टोटल रिलेशन को डिफाइन किए हैं जब क्लास दिए हैं, उसमें पढ़ा रहे थे आपको। रिलेशन चैप्टर जब शुरू किए थे, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, उसके बाद वो इम्पटी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ये सारा रिलेशन बताया गया आपको। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा डी। ये अब फंक्शन में आ गए हम लोग, इसमें आ गए फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है रिलेशन ही फंक्शन होता है, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, यूनिक रिलेशन फंक्शन होता है। अब यूनिक रिलेशन क्या होता है? यूनिक रिलेशन का मतलब होता है ए का एक एलिमेंट बी के केवल एक ही एलिमेंट से रिलेशन बनाएगा। ए का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से रिलेशन बनाएगा, या बी का, जैसे कि उसमें बोले थे ये फंक्शन में, और यूनिक रिलेशन का मतलब होता है बी का एक एलिमेंट, बी, अब बी में चले गए, जैसे ए इधर ले लीजिए, उधर, जैसे हम थोड़ा समझाते हैं। ये एफ है और ये ए है और ये क्या है? बी है। इसमें हम ए लेते हैं, बी लेते हैं, इसमें एक्स लेते हैं। तो यूनिक रिलेशन का मतलब होता है ए का एक एलिमेंट जो है बी के एक एलिमेंट से रिलेशन बनाएगा, बी के किसी दूसरा एलिमेंट से रिलेशन नहीं बनाएगा। ए का एक एलिमेंट बी के एक से अधिक एलिमेंट से रिलेशन नहीं बनाएगा, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं फंक्शन, यूनिक रिलेशन। बी का एक एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेशन बना सकता है, लेकिन ए का एक एलिमेंट बी के एक से अधिक एलिमेंट से रिलेशन नहीं बनाएगा, तो इसी को बोलते हैं यूनिक रिलेशन। और यूनिक रिलेशन ही फंक्शन होता है, यूनिक रिलेशन ही फंक्शन होता है। इसको कहानी के तौर पर बोले थे, माँ बेटा की कहानी से याद रखिए। ये माँ का समुच्चय है और ये क्या है? बेटा का समुच्चय है। तो एक बेटा को एक ही माँ होती है, एक बेटा को एक ही माँ। क्या एक बेटा को दो माँ होती है? नहीं होती है। लेकिन एक माँ को दो बेटा तो हो सकता है, तीन बेटा भी हो सकता है। इस कहने का तात्पर्य ये है, जो ए का एक एलिमेंट बी के एक से अधिक एलिमेंट से रिलेशन नहीं बनाएगा, तो इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन। लेकिन बी का एक एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से संबंधित हो सकता है, तो ये होता है फंक्शन। तो यहाँ दिए हैं, और रेंज है यहाँ पर परिसर से संबंधित होता है। अब इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज को समझ लीजिए। अगर एफ ए से बी में एक फंक्शन होता है, तो ए उसका क्या हो जाता है? डोमेन हो जाता है, और बी उसका क्या होता है? कोडोमेन होता है। और बी का वैसा एलिमेंट जो ए के एलिमेंट का इमेज होता है, वो रेंज होता है। जैसे इसमें अगर हम एलिमेंट y दे दिए, तो y रेंज में नहीं आएगा, केवल x रेंज में आएगा। बी का वैसा एलिमेंट, अर्थात कोडोमेन का वैसा एलिमेंट जो ए के एलिमेंट का इमेज होता है, वो क्या होता है? रेंज होता है। तो यहाँ x है इसका इमेज दोनों का, ये x रेंज होगा, y रेंज नहीं होगा। यहाँ कह रहा है रेंज इसका क्या होगा, तो fx ही y होता है, fx ही क्या होता है? y। तो एक बात जानिए, रूट के अंदर कोई भी संख्याएं होगी, वो जब भी परिभाषित होगा तो रूट के अंदर माइनस नहीं लिखा जाता है। अगर माइनस में रहेगा रूट के अंदर, तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, काल्पनिक संख्या। इसलिए रूट के अंदर जो भी संख्या होगी, या तो जीरो होगा या जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा।
तो इसको सॉल्व कीजिएगा, अर्थात x माइनस वन इंटू थ्री माइनस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू 1 और x लेस और इक्वल टू यहाँ 3 होगा, इसलिए इसका आंसर लेगा 1 और 3, 1 2 3। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा। fx को डिफाइन होने के लिए अंदर वाला x माइनस वन इंटू थ्री माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा 0। fx टू बी डिफाइंड, fx टू बी डिफाइंड, जानिए इस चीज को, रूट जब भी परिभाषित होगा तो रूट के अंदर या तो 0 होगी या 0 से क्या होगा बड़ा। कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव संख्या नहीं लिखा जाता है, नेगेटिव में लिखिएगा तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। इसलिए इसका वैल्यू या तो 0 या 0 से क्या होगा बड़ा। तो प्रोडक्ट में है ये भी 0 होगा या ये भी 0 होगा। हेयर x माइनस वन ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो यहाँ x ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो गया 1, एंड 3 माइनस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो 3 ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो गया x। इसका मतलब यहाँ x का वैल्यू 1 और 1 से बड़ा, तो यहाँ x का वैल्यू 3 और 3 से छोटा, अर्थात 1 2 3 क्लोज इंटरवल। ये होगा आंसर आपका। f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, एक आच्छादक फलन। फंक्शन जब पढ़ाए हैं तो फंक्शन में हम आपको पढ़ाए हैं 1 1 फंक्शन क्या होता है, उसी को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं, 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 फंक्शन का मतलब होता है f अगर a से b में 1 1 होता है तो a की अलग अलग अवयव का b में अलग अलग प्रतिबिंब, a के अलग अलग अवयव का b में अलग अलग प्रतिबिंब, या एक दूसरे भाषा में f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b is said to be 1 1 function if fx1 equal to fx2 implies that x1 equal to x2। ये भी बताएं, या fx1 अगर fx2 के बराबर नहीं होगा तो x1 भी x2 के बराबर नहीं होगा। ये होता है 1 1 या इंजेक्टिव। दूसरा होता है ऑन टू फंक्शन, जो कि यहाँ है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का मतलब होता है f अगर a से b में ऑन टू है तो b का टोटल एलिमेंट a के एलिमेंट का किसी न किसी रूप में अवश्य इमेज हो, b में छूटना नहीं चाहिए। तो ऐसे फलन को हम लोग क्या बोलते हैं? आच्छादक। तो b का टोटल एलिमेंट जैसे ही होगा, जैसे ये देखिए इसमें छूट गया तो ये आच्छादक नहीं है, ये छूट गया तो आच्छादक नहीं है। अगर इसको हम हटा दिए तो ये आच्छादक फलन है, क्योंकि b का टोटल एलिमेंट a के एलिमेंट का किसी न किसी रूप में अवश्य इमेज होता है। ये आच्छादक फलन है। तो आच्छादक फलन है, इसका मतलब जानिए f का परिसर, f का परिसर यहाँ क्या हो रहा है? केवल x। f का परिसर क्या हो रहा है? केवल x, और वो b नंबर ऑफ b के इक्वल क्या है? x। तो नंबर ऑफ b में कितना एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है। और f का परिसर fa में कितना एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है। इसलिए लिखे हैं fa इक्वल टू b, fa इक्वल टू b। याद रखिएगा, क्वेश्चन बैंक में ये गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में लिया है fa सबसेट b, जो कि गलत है। हमेशा याद रखिएगा आच्छादक फलन के लिए fa इक्वल टू क्या होगा? b। ये किसी चिन्ह में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बैंक का उल्टाइएगा सब जगह मिसप्रिंट हुआ है, गलत दिया हुआ है fa प्रॉपर सबसेट b, और विद्यार्थी रट लेता है, इसमें टिक मारता है, आंसर गलत हो जाएगा। मारिए fa इक्वल टू b। अगला है f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, एक अनाच्छादक। अनाच्छादक का मतलब हो गया आच्छादक नहीं, अनाच्छादक का मतलब आच्छादक नहीं। जैसे इसमें एक एलिमेंट हम बढ़ा दिए, ये आच्छादक नहीं है, ये आच्छादक नहीं है, अनाच्छादक है। तो अब देखिए f का परिसर यहाँ क्या बढ़ा? x, तो वह x b में है b में। इसका मतलब fa सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा किसका? b का। ये सही है, अनाच्छादक के लिए fa प्रॉपर सबसेट क्या है? b। ये प्रॉपर सबसेट है, इसी में नीचे एक डैश दे देंगे, ऐसे ऐसे दे देंगे तो ये सबसेट हो जाएगा। दोनों में फर्क है, ये प्रॉपर सबसेट है और ये क्या है? सबसेट है। ये प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब होता है a प्रॉपर सबसेट अगर b लिखते हैं तो a से b में अवयव हमेशा अधिक होता है। इस चिन्ह का मतलब होता है a से b में अवयव हमेशा अधिक। इसका मतलब होता है a से b में अवयव अधिक या बराबर। ये जो डैश दिए हैं नीचे में, इसका मतलब बराबर, ऊपर वाला का मतलब अधिक। तो दोनों में फर्क समझिए, ठीक। हम वैसे फंक्शन जब पढ़ा रहे थे तो उसमें फंक्शन क्या है उसको लिखा है, उसका डोमेन कोडोमेन रेंज को बताए हैं, उसका टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाए हैं, कैसे हम लोग रेंज मालूम करते हैं, कैसे डोमेन, ये सब टोटल चीज़ बताए हैं। फंक्शन में f को समझना होता है f क्या है, और उसका डोमेन और कोडोमेन को समझना होता है डोमेन और कोडोमेन क्या है, तब जाके फंक्शन का सवाल बनता है, नहीं तो परेशानी हो जाती है। जैसे उसमें बताए हैं आपको 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन, जिसको आप एकैकी या एकैक फलन बोलते हैं। दूसरा पढ़ा है ऑन टू, या उसको हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, आच्छादक फलन।
तीसरा बताए हैं मेनी वन, बहुएकी फलन, बहुएकी फलन। चौथा बताए हैं अंतःक्षेपी फलन, इंटू फंक्शन, INTO इंटू फंक्शन, अंतःक्षेपी। पांचवा बताए हैं आपको बाइजेक्टिव, एकैकी आच्छादक फलन। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? उसके बाद इन्वर्स फंक्शन भी पढ़ाए हैं। मतलब फंक्शन में टोटल चीज़ पढ़ाया हुआ है, उस पर ऑब्जेक्टिव है, उसको देख लेंगे।